नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो में आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस किए जाते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर से जुड़ी कुछ जो है इंपॉर्टेंट MCQs प्रेजेंट करने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी एक शॉर्ट नोट बना ले, ताकि आपके जो भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ये शॉर्ट नोट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए प्रोवाइड किया है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है अच्छे से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, कम शिकायतें, कम बहाने, कम टाल मटोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। जी, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शिकायतें करना छोड़ दें, क्योंकि लोग जो है बहुत सारी मुश्किलों को सामना करके भी सफल हो जाते हैं। बहाने बनाना छोड़ दें, क्योंकि बहाने बनाने से आप सफल नहीं होंगे बल्कि और आपके सफलता वाले मार्ग में जो है कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। टाल मटोल करना छोड़ दें कि आज का काम कल कर लूंगा या कल का काम परसों कर लूंगा। इससे आपके जो है काम के बर्डन जो है और बढ़ते चले जाएंगे और आपका जो टारगेट है वो शायद और आगे होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से अगर आप निकाल देंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करना भी पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अब डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of World Red Cross Day 2022? विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैशटैग कीप क्लैपिंग, ऑप्शन बी हैशटैग अनस्टॉपेबल, ऑप्शन सी हैशटैग लव या ऑप्शन डी हैशटैग बी ह्यूमन काइंड। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि है हैशटैग बी ह्यूमन काइंड। जी, ये अभी हाल ही में मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 का जो है ये थीम है। और इसे जो है विश्व भर में रेड क्रॉस डे के अलावा रेड क्रेसेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि हर साल 8 मई को जो है इस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस जो है वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट, ये इनके फाउंडर थे। इनके जो है एनिवर्सरी यानी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके जन्मदिन की याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने जो है इस जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की जो है फाउंडेशन की थी और विश्व भर में इसके जो है लोगों तक जो है इसके फायदे जो है और अपने हेल्पफुल वाले जो नेचर है या फीलिंग्स है उनको लोगों तक पहुंचाए थे। और इन्हें इन सब महान कार्य के लिए नोबेल पीस प्राइज का भी सम्मान दिया जा चुका है। और पहली बार जो है वर्ल्ड क्रॉस डे जो है वो 1948 में मनाया गया था। और ये जो है विश्व भर में लोगों के वेलफेयर के लिए जो है ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट बीन हेल्ड? दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन बी स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन सी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी मिलान इटली। तो हमें सही जवाब बताना है कि अभी हाल ही में सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट का जो है आयोजन किया गया है। ये समिट कहाँ हुआ था? तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि है कोपेनहेगन, यानी कि ये डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ पे अभी हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस समिट में हिस्सा लिया है। और इस समिट में जो है कई सारे जो है देशों के लीडर ने हिस्सा लिया है। और मेन मकसद इस समिट का यही है कि जो क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे लोगों को उस चेंजेस के बारे में अवेयर कराना और साथ ही साथ जो है इस चेंजेस से कैसे फाइट किया जा सकता है, कैसे रिजॉल्व इस चेंजेस को किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों तक जो है जानकारी पहुंचाना वो इस समिट का जो है मेन एम था।
ठीक है। और नॉर्डिक जो है समिट जिसे नाम दिया गया है, ये बेसिकली नॉर्डिक कंट्री जो है कुछ जैसे नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक के जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन में आने वाले जो कंट्रीज होते हैं उन कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। तो बेसिकली इन सारे कंट्रीज का अभी एक हाल ही में समिट हुआ था और भारत भी इस नॉर्डिक कंट्रीज का एक हिस्सा है। तो भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन अभी जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया था। जो सबसे पहला जो इस समिट का जो आयोजन किया गया था वो था 2018 में और कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as new secretary of Ministry of Electronics and IT? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर PK मिश्रा, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी अलकेश कुमार शर्मा या ऑप्शन डी योगेंद्र त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के एक सचिव की नियुक्ति की गई है, उनके नाम। तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अलकेश कुमार शर्मा जी। इनकी हाल ही में अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में इनके सेक्रेटरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये अलकेश कुमार शर्मा जी एक IAS ऑफिसर है जो कि 1990 बैच के हैं और केरला कैडर से है। ये इन्होंने जो है इससे पहले जो है सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम किया हुआ है। और ये जो है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO और MD भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has released a book titled Indo-Pak War 1971 Reminiscence of Air Warriors? इंडो-पाक वार 1971 रेमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे आपके पुस्तक के विमोचन की बात हो रही है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है अमित शाह, हमारे ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल। हमें बताना है कि इस पुस्तक का विमोचन यानी कि रिलीजिंग किसने किया है। ठीक है, तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी जो कि है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह के द्वारा अभी हाल ही में इस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक को जो एडिट किया गया है वो एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक में जो आर्टिकल्स जो लिखे गए हैं वो बेसिकली जो है जितने भी उस युद्ध के जो वेटरन रहे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस जो है इस पुस्तक में शेयर किए हैं। यानी कि वो युद्ध में उनका कार्य क्या रहा, उनका योगदान क्या रहा। बेसिकली 50 वॉरियर के वहां पे जो है इस पुस्तक में मेंशन किए गए हैं। तो उनके बारे में जो है सारी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who among the following had become a judge of the Supreme Court of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस सुधांशु धुलिया, ऑप्शन बी जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल या ऑप्शन सी जस्टिस मुक्ता गुप्ता या ऑप्शन डी जस्टिस योगेश खन्ना। तो सही जवाब बताना है आपको कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनमें से किनको नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब मैं बताता हूं आपको, सही जवाब है ऑप्शन ए जो कि है जस्टिस सुधांशु धुलिया जी। इन्हें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। और इनके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमशेद बुरजोर पारदीवाला को भी जो है जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये गुजरात हाई कोर्ट के ये जो है जज रह चुके हैं। और जस्टिस धुलिया की अगर बात करें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट से जो है एलिवेट होने वाले ये सेकंड जो है जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों जज की नियुक्ति के बाद जो है अब ओवरऑल जजों की संख्या जो है वो 34 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Where will the Indian Athletics Grand Prix 3 and 4 be held? भारतीय एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 कहां आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी भुवनेश्वर,
ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम या ऑप्शन डी दिल्ली। तो चलिए सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जो कि है भुवनेश्वर। जी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी हाल ही में जो है अनाउंसमेंट किए गए हैं कि इंडियन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आयोजन किया जाएगा उसकी तारीख जो है 21 मई और जो है 24 मई रखा गया है। पहले इसे जो है आयोजन मदुरई में किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश जो है मदुरई में कैंसिल करके इसका आयोजन अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। और ये जो मदुरई में होने वाला था ये कार्यक्रम वो 17 मई और 21 मई को 2 दिन होने वाला था, लेकिन अब जो है ये कार्यक्रम उड़ीसा के भुवनेश्वर में 21 मई और 24 मई को किया जाएगा। इस जो है ग्रैंड प्रिक्स में कुल टोटल 70 इवेंट्स जो है वो हेल्ड हो रहे हैं, जिसमें 9 जो है वो वुमेन के लिए है और 8 जो है वो मेन के लिए इवेंट रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनोद एस शेनॉय, ऑप्शन बी रजनीश नारंग या ऑप्शन सी सुनील कुमार या ऑप्शन डी पुष्प कुमार जोशी। आपको बताना है कि अभी हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब मैं बताता हूं आपको, सही जवाब है ऑप्शन डी जो कि है पुष्प कुमार जोशी। जी, पुष्प कुमार जोशी को अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम में HR डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने जो है HPCL में जो है इंटरिम हेड के रूप में भी ये कार्य कर रहे थे। इन्होंने जो है वो मुकेश कुमार सुराना जी का जगह लिया है। अगर HPCL की जो है हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये इंफॉर्मेशन आप अच्छे से जो है ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे जो है सवाल बनते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which language literature रजत कुमार कर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस भाषा के साहित्यकार रजत कुमार कर का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी बंगाली या ऑप्शन डी हिंदी। अभी हाल ही में एक किसी भाषा के साहित्यकार जिनका नाम रजत कुमार कर है उनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि वो किस भाषा के बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार थे। चलिए हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है उड़िया, यानी ये उड़िया भाषा के बहुत ही फेमस जो है ये साहित्यकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। रजत कुमार कर की बात करें तो इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था इनके लिटरेचर और एजुकेशन के कार्य के लिए, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 88 ईयर्स में हो गई है क्योंकि इनके जो है वो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स यानी हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इन्हें थे जिनके कारण इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और इन्होंने जो है उड़ीसा में एक पाल डायनेस्टी के समय की एक आर्ट थी, उस आर्ट को भी इन्होंने जो है बरकरार अभी तक रखा था और इसी के लिए ये उड़ीसा में काफी ज्यादा फेमस भी थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। YouTube India had tied up with which Indian athlete to create short films? YouTube इंडिया ने लघु फिल्म बनाने के लिए किस भारतीय एथलीट के साथ करार किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी अंशु मलिक, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या ऑप्शन डी रानी रामपाल। अभी हाल ही में YouTube और किसी एथलीट के बीच में जो है वो समझौता हुआ है और इस समझौते में जो है एक करार किया गया है कि उनके ऊपर जो है एक लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म की सीरीज बनाई जाएगी। हमें बताना है कि वो एथलीट इनमें से कौन है। तो हमने आपको ऑप्शन बता दिया है, अब चलिए सही जवाब भी बता देता हूं आपको। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि अभी जो है कुछ वर्ष पहले इन्होंने जो है
टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। जी, उसी नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में इनके और यूट्यूब के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें इनके ऊपर जो है इनके गांव से लेकर और टोक्यो ओलंपिक तक गोल्ड मेडल जीतने तक का जो सफर रहा है उनके ऊपर एक सीरीज बनाई जाएगी और ये सीरीज जो है यूट्यूब के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और बेसिकली ये सीरीज बनाने का एक और भी कारण है कि ये सीरीज बनाने का मेन कारण यही है कि बहुत सारे जो है विश्व में लोग जो है वो जेवलिन स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उनको अवेयर करना और जो है जो लोग जेवलिन को अच्छे से सीखना भी चाहते हैं उनको भी अच्छे से ये सिखाने का मेन मोटो के लेकर ये सीरीज बनाई जा रही है। अगर नीरज चोपड़ा की बात कर ले तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और इनकी जो जेवलिन थ्रो की जो हाईएस्ट डिस्टेंस थी, यानी कि सबसे ज्यादा दूरी की डिस्टेंस थी, वो 87.58 मीटर थी। ये आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि इससे जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है सवाल बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो इसको कहीं नोट जरूर कर ले। और इसके अलावा जो है ये इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहले ऐसे एथलीट है जिन्होंने ट्रैक और फील्ड इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। यानी भारत की आज़ादी के बाद ये पहले ऐसे एथलीट बने हैं जिन्होंने ट्रैक और फील्ड इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां दी गई है, इसे नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has beats his own record by scaling Mount Everest for 26 time? 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपने ही रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई अपना ही रिकॉर्ड को जो है वो बार बार तोड़ रहा है, उनका रिकॉर्ड कोई और नहीं तोड़ रहा है। तो आपको जो मैं ऑप्शन यहां बता रहा हूं वो है ऑप्शन ए निर्मल पुरजा, ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी गलजेन नोरबू शेरपा या ऑप्शन डी बाबू चिरी शेरपा। आपको नाम में थोड़े से डिफरेंसेस इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो नाम हैं ये नेपालीज के नाम हैं। तो अभी हाल ही में किसी एक नेपालीज के द्वारा जो है वो 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो सही जवाब मैं बताता हूं, सही जवाब है ऑप्शन बी जो कि है कामी रीता शेरपा। जी, कामी रीता शेरपा जो कि एक नेपाली माउंटेनियर है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के लिए उसी रूट को फॉलो किया है जिस रूट को सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने फॉलो किया था। आपको ये नाम शायद जो है नोन लग रहा होगा। जी, क्योंकि ये वही है सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के माउंटेनियर और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो 26वीं बार चढ़ाई की है वो इसी रूट को लेकर इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और अभी जो है इस साल जो है नेपाल के द्वारा जो परमिट इशू किए गए हैं वो टोटल 316 लोगों को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए इशू किए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में जो है इस साल कुछ ज़्यादा परमिट प्रोवाइड किए गए हैं। और एवरेस्ट की बात कर ले तो ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसे जो है 1953 में जो है सबसे पहले फतह किया गया था। यानी कि इसको फतह करने वाले भी जो है सबसे पहले नेपाली और तिब्बतन साइड्स के लोग ही थे, जो कि कौन थे? शेरपा तेंजिंग नोर्गे। ये नेपाली ही थे और तिब्बत साइड के ही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार 1953 में फतह किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप इसकी और भी जो है फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड की ही जा रही है, साथ ही साथ आपको न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर और वीकली न्यूज भी प्रोवाइड की जाती है। तो कोशिश करें कि आप इस sarkaripareeksha.com को जो जरूर विजिट करें। और इसके अलावा आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हैं तो हम वहां भी अलग अलग फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन को जो है गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन साइड में जो प्रेजेंट है आपको उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपके जो भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।